सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। मुझे तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम है अमित कुमार यादव और एपीएस यूट्यूब जो चैनल है इस पर मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है। आज जो है हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं 12th क्लास के, जो हमारे बच्चे हैं क्लास 12 और वो भी हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए आज की अपनी ये क्लास है और आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है। ठीक है। बिल्कुल केयरफुल होके देखा करो वीडियोस। जितने भी वीडियोस हमारी तरफ से आपको दिए जाते हैं, सभी नोट्स वगैरह जो भी है आपको उपलब्ध कराया जाता है। मैटर 12वीं क्लास वाले बच्चे जो हैं उन्हें बहुत ही एक तरीके से अपना एक एम बना के तो उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो आपका बहुत तेज़ी से निकला जा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हर महीने की जब लास्ट तारीख आती है, 26 और 27 तारीख आती है, उस समय एक महीने का लॉकडाउन फिर से बढ़ा देती है कि एक महीने तक फिर से स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका नुकसान ही एक तरीके से, लेकिन इस नुकसान की भरपाई जो है वो आप कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें भागीदार बन के। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है, एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपका जो 8वां जो चैप्टर है, पादपों में पोषण से संबंधित चैप्टर है या खनिज पोषण जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 8वां चैप्टर है अपना पादपों में खनिज पोषण। ओके, पादपों में खनिज पोषण। और यहाँ से कंफर्म एक ही नंबर का चैप्टर है ये, आपकी जो बोर्ड की क्लासें होती है उनके अनुसार, और एक ही अंक का सवाल हर साल पूछा जाता है इससे। वो है कुछ खनिज पोषक जो तत्व हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे, और वो उनकी जो कमी के जो सिम्टम होते हैं, उनकी जो डिफिशियंसी हो जाती है अगर पादप में किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी तत्व की, तो पादप पे किस तरह की जो है वो लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, नीली पड़ जाती हैं, फल छोटे रह जाते हैं, या कोई दूसरा और भी पादप बौना रह जाता है, या उसमें फुटाव कम होता है। इस तरह के बहुत सारे रोग जो है वो पादपों में देखने को मिलते हैं इन्हीं खनिज पोषक तत्वों की कमी के कारण। तो इसी तरह के कुछ छोटे मोटे हम इसमें पादपों में खनिज पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। क्योंकि पादपों में खनिज पोषण जो है उससे पहले हमें बात करनी होती है कि पोषण क्या होता है। अगर हम पोषण की परिभाषा की बात करें कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, तो बताइए कोई भी बच्चा जो है वो कमेंट में देख नहीं सकता। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब क्या होता है कि जो अपनी पादप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी कुछ ग्रहण करता है वही उसका क्या हो जाता है, वही उसका क्या हो जाता है, तो उसका पोषण हो जाता है। या ये कहें कि जीव जो होता है अपनी वृद्धि करने के लिए या अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, जीवन चक्र की सभी प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यानी कि जीव जो होता है वो अपनी वृद्धि के लिए और जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो जीव जो होता है अपनी वृद्धि करता है और दूसरा क्या करता है, अपने जीवन चक्र को क्या करने के लिए, अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए। ठीक है। जो भी बाह्य पदार्थ ग्रहण करता है उसके पास खुद का जो शरीर है उसके अलावा, ठीक है, जो भी बाह्य पदार्थ, जो बाहरी पदार्थ जो वो बेचारा ग्रहण करता है, यही बाह्य पदार्थ जो उसके जीने के लिए आवश्यक है। सब कुछ तो खा नहीं सकता, आप जहर खा सकते हैं, नहीं खा सकते, है तो बाह्य पदार्थ लेकिन पोषण नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, ठीक है, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो वही बाह्य पदार्थ डियर स्टूडेंट क्या कहलाते हैं, वो बाह्य पदार्थ ही पोषण कहलाते। ठीक है। हमारे लिए भी यही लागू है, पादपों के लिए भी यही लागू है। पादप भी बाह्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे सर पादप के पास तो कोई सिस्टम ही नहीं होता है, बाह्य पदार्थ चूंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, या फिर दूसरे और प्रकार के किसी भी तरह के उनकी आवश्यकता है, तो शायद मेरे हिसाब से पादप उन्हें बाहर से ही ग्रहण करता है। इतना तो आप सब छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो वे सभी बाह्य पदार्थ जो कि पौधे की पोषणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो, साथ ही साथ उनके जैव प्रक्रम को कंप्लीट करते हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी कहलाते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं, या उन्हें कंप्लीट रूप से आप न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं। राइट। सामान्य जानकारी लिखने की आवश्यकता है, समझ रहे हो, कहीं गड़बड़ कर रहे हो।
क्योंकि जल्दी में रहते हो हमेशा। गरम रोटी खाते हो ना, गरम जो बच्चा रोटी खाता है वो उतावला रहता है, एक्साइटमेंट रहता है उसको, ठीक है। थोड़ी ठंडी खाया करो, दही पिया करो मिश्री डाल के, दही पियोगे ना मिश्री डाल के तो आप रिलैक्स रहोगे, ठीक है। और जितने रिलैक्स रहोगे उतना आपका फोकस बढ़ेगा। फोकस का मतलब क्या होता है कि आपका ध्यान जो है वो एकाग्र होगा, और जितना ध्यान एकाग्र होगा उतनी याददाश्त तेज होगी आपकी, जितनी याददाश्त तेज होगी उतनी आप होशियार। बोलो गलत है या सही है? तो पोषण आपको समझ में आ गया। अब इसके पश्चात एक छोटी सी चीज और, वो कि पोषण के आधार पर जो होते हैं, जो अगर हम पादपों की बात करें तो पोषण के ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट आर ऑफ टू टाइप्स। प्लांट कितने होते हैं पोषण के आधार पर? बताइए कितने प्रकार के होते हैं? प्लांट होते हैं यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अब आप कहेंगे साहब पेड़ पौधे कैसे हो सकते हैं? अगर हम जीव की ही बात कर लें तो उसमें पेड़ पौधे भी आ जाएंगे। तो पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये मान लें। चलो ठीक है, तो जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं समपोषी और दूसरे होते हैं परपोषी। सीधी सी बात है, कहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है? कहीं भी नहीं। समपोषी और परपोषी। समपोषी का मतलब क्या है? जो अपना पोषण स्वयं बना सके, ठीक है। जो अपना पोषण स्वयं, यानी कि पोषण के लिए उसे बाह्य किसी दूसरी चीज पर आवश्यकता जो है निर्भर न रहना पड़े, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वो अपने पोषण के लिए खुद जिम्मेदार हो, वो क्या होते हैं? समपोषी, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, सीधे शब्दों में तो यही कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो वो क्या कहते हैं? वो समपोषी होते हैं। जैसे हमारी मम्मी, आप सबकी मम्मी अपना भोजन स्वयं बनाती है और साथ में हमें भी देती खाने के लिए, तो मम्मी क्या हुई? मम्मी हो गई समपोषी। सही है गलत? नहीं, ठीक है। समपोषी का मतलब यहाँ मम्मी से नहीं है, कंफ्यूज मत होना। समपोषी का मतलब यहाँ मम्मी से नहीं है कि मम्मी खुद आटा गूंथती है, खुद रोटियां चपाती सेकती है, फिर खुद ही खा लेती है उनको, तो वो समपोषी हो गई। नो, समपोषी का मतलब ये होता है कि जिसे पोषण के लिए बाहरी आवश्यकता न के बराबर हो और वो अपना पोषण जो होता है वो स्वयं बना सके, यानी कि जिन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बनाए बनाए पोषण पर आवश्यकता, यानी कि जो अपना पोषण जो होता है यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है वो खुद डेवलप करे। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रीन जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो यानी हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बहुत ही अच्छी प्रोसेस, कमाल की प्रोसेस है, वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। उसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये तो आप जानते ही। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे जीवों पर निर्भर हो पोषण के लिए, ठीक है। दूसरे जीवों पर जिनकी निर्भरता होती है वो परपोषी होते हैं, जो पोषण के लिए दूसरे पर जिम्मेदार, जो अपना भोजन यानी कि अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति बाह्य पदार्थों से, बाह्य जीवों से करते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे हम शाकाहारी हैं तो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, मांसाहारी जो होते हैं वो दूसरे शाकाहारी जंतुओं को खाकर अपना पोषण पूर्ण करते हैं, ऐसा ही होता है। तो वो सभी क्या होते हैं? वो सभी परपोषी होते हैं, राइट। तो ये तो समपोषी और परपोषी की बात है। अब हम केवल बात करेंगे पादपों की, ठीक है। तो पौधों में खनिज पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, या आवश्यकता का अध्ययन किस तरह से किया जाता है कि उक्त जो पौधा होता है, ठीक है, तो पौधों में खनिज पोषण की आवश्यकता का अध्ययन, राइट, क्यों किया जाता है? ऐसा क्या रीजन है, या फिर हमें कैसे पता लगता है? जैसे आपसे कह दिया जाए कि पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं तो उसे नाइट्रोजन दीजिए, ठीक है। सिराएं अगर नीले रंग की हैं तो उसमें जिंक डालिए, ऐसा ही कहा जाता है। अगर फल छोटे आकार के होते हैं तो ये हार्मोन उसके अंदर डालना चाहिए, वो दूसरा हार्मोन डालना चाहिए, ठीक है। उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत सारी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो उनकी आवश्यकता का जो अध्ययन होता है उस पर डिपेंड करता है।
कि हमें कैसे पता लगता है, किस तरह से जांच की होगी वैज्ञानिकों के द्वारा या बॉटनिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा कैसे पता लगाया गया होगा कि अगर जो पत्तियां हैं वो अगर पीली पड़ जाती हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन ही आवश्यक है, ठीक है। यानी कि जो सिम्टम है ये हमें कैसे पता लगे, तो इनकी विधियां थी। तो वो टॉपिक है पौधों में खनिज पोषण की आवश्यकता का अध्ययन। के अध्ययन की विधियां ऐसे था, ठीक है। यहां से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। विधियां नजर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। पौधों में खनिज पोषण की आवश्यकता के अध्ययन की विधियां, कि पौधों में जो खनिज होता है, वो खनिज जो पोषण होते हैं उनकी आवश्यकता है, किस पादप को किस खनिज पोषण की आवश्यकता है, इसका अध्ययन का हमें कैसे पता लगे। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं जिन विधियों से हम इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से डियर स्टूडेंट पहली जो विधि है वो है पादप भस्म। क्या है? पादप भस्म का विश्लेषण। पादप भस्म का विश्लेषण। यहीं से आप अगर नोट करना चाहेंगे तो वैसे मैं नोट्स तो आपके पास भेजूंगा ही, साथ ही अगर आपको अगर नोट करने की आवश्यकता जहां से पड़ेगी इस चैप्टर में, वो इस टॉपिक से पड़ेगी। क्या है? पौधों में खनिज पोषण की आवश्यकता के अध्ययन की विधियां, कि पौधों में वो कौन कौन सी विधियां हैं जिन विधियों के माध्यम से क्या किया पता लगाया जाता है कि उक्त जो पादप है उसके अंदर किस चीज की कमी है और उसके क्या क्या जो परिणाम या लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो खनिज जो पोषण होते हैं वो कितनी आवश्यकता होती है उनकी, या किस खनिज पोषण की आवश्यकता है, इसके अध्ययन हमें करना है। तो हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। हम कैसे? पहला है पादप भस्म का विश्लेषण। तो डियर स्टूडेंट हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस एनालिसिस करते हैं पादप भस्म का, कि पादप भस्म क्या होता है। तो कोई भी शुष्क पादप लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, कि ताजा जो पौधा होता है, एक ताजा पौधा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ताजा हरा पौधा, ठीक है। अब इसे हम किस में रख देते हैं? इसे हम ओवन में रख देते हैं, ठीक है। ओवन तो आप जानते हैं गर्म करने वाला जो होता है वो ओवन होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 से 3 दिन, ठीक है। ताजा पौधे को आपने किस में रख दिया? आपने ओवन में रख दिया। और कितने दिन तक रख दिया? 2 से 3 दिन। तापमान जो आप देते हैं, ओवन का जो तापमान होना चाहिए वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, या 70 से आप इसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे सकते हैं। पहली बात यहां से शुरू करें। पादप भस्म बता रहे हैं कि पादप भस्म क्या होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं? ताजा पौधा लिया आपने, ले लिया सभी, ठीक है। ओवन में आपने उसे 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक 2 से 3 दिन तक गर्म किया। आप ऐसा जब तक वो खत्म हो जाएगा? नहीं डियर स्टूडेंट, खत्म नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ जरूर शेष बच जाता है। और जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो पादप भस्म नहीं कहलाता, ठीक है। वो शुष्क पौधा कहलाता है। या ये कहें कि 2 से 3 दिन में क्या होता है कि उसका जो पानी होता है, जितना भी पानी होता है, ठीक है, वो सारा का सारा पानी वाष्पशील होकर उड़ जाता है। और उसके पश्चात हम पौधे का क्या ज्ञात कर लेते हैं? शुष्क भार ज्ञात कर लेते हैं कि पौधे में आप वजन कितना रहेगा। तो बड़ी मुश्किल से ग्रामों में आएगा, ठीक है। तो उसको वाष्पशील होकर जल उड़ गया और शेष क्या रह गया? शेष रह गया शुष्क भार ज्ञात कर लेते हैं, जो भी कुछ बच गया। अब ये जो शुष्क भार होता है डियर स्टूडेंट, इस शुष्क भार में क्या होता है? इस शुष्क भार के अंदर या जो शेष बच गया उसके अंदर कोशिका भित्ति, सैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, लिग्निन, सुबेरिन, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो वाष्पशील नहीं होती, वो शेष बच जाती हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो बचा हुआ है, अगर आपको क्या करना है कि उसमें से अकार्बनिक पदार्थों की जांच करनी है। क्या करना है आपको? अकार्बनिक पदार्थों का अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे खनिज पोषण की बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो खनिज पोषण होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बन को छोड़ के जितने भी हैं वो सभी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। हमें तो वही तो चीजें ज्ञात करनी है, वहीं तक तो पहुंचना है।
अब इस शुष्क भाग को हम क्या करते हैं, जो भी शेष बच गया शुष्क भाग लिख लें इसको, ठीक है, जो पौधे का शुष्क भाग बच गया इसको क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको करते हैं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको जलाया जाता है। एक घूर्णन भट्टा होता है, उस घूर्णन भट्टे में इसे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या किया जाता है, जलाते हैं। बड़ी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इतने तापमान पर इससे जलाते हैं। तो इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे गैसों के रूप में निकल जाते हैं। अब इसके अंदर दोनों चीजें शामिल है, कार्बनिक पदार्थ भी है और अकार्बनिक पदार्थ भी, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही आपने इसे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर जलाया तो क्या हो गया कि इसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ थे, कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो कैसे हो गए, वाष्पशील हो जाते हैं सारे के सारे, यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन वगैरह जो भी, अमोनिया वगैरह जो भी है, ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती है वो कार्बनिक पदार्थ सारे कैसे हो जाते हैं, वाष्पशील हो जाते हैं। और शेष क्या बच जाता है, शेष अकार्बनिक पदार्थ बच जाते हैं, ठीक है, शेष क्या रह जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ रह जाते हैं। और जो ये अकार्बनिक पदार्थों समेत जो बचा हुआ है ना मैटर, डियर स्टूडेंट, यही मैटर क्या कहलाता है, पादप भस्म कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंत में, कहने का मतलब यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंत में जो भी कुछ बच गया, चाहे वो बचे बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा बचे, वही क्या कहलाएगा, पादप भस्म कहलाएगा। तो अब इस पादप भस्म का विश्लेषण करके हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें कितनी मात्रा में नाइट्रोजन है, कितना इसमें पोटेशियम है, कितना दूसरे एनपीके हैं, ठीक है, यानी कि फास्फोरस है या जिंक है, बोरान है, क्लोरीन है, या फिर दूसरे मोलिब्डेनम वगैरह दूसरे पोषक तत्व हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस हमारे द्वारा कर ली जाती है जब हमारे पास क्या आ जाती है, पादप भस्म आ जाती है। तो पहली विधि जो है वो क्या है, पादप भस्म का विश्लेषण। क्या करते हैं इसमें, फिर से बता देते हैं। एक ताज़ा पौधा लेते हैं जिसे 2 से 3 दिन तक ओवन में रखते हैं 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है। उसके पश्चात इसका क्या होता है कि पानी जो होता है वो सूख जाता है, और पानी सूखने के पश्चात जो शेष पदार्थ बचता है उस शेष पदार्थ का हम क्या कर लेते हैं, वो शेष पदार्थ को हम शुष्क भाग के रूप में तोड़कर ज्ञात कर लेते हैं। जो शुष्क भाग बचता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। हमें सिर्फ अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता है, ठीक है, और इसलिए कार्बनिक पदार्थों को वाष्पशील करने के लिए क्या किया जाता है, उसे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है उसके ऊपर जलाया जाता है, जिससे उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो शेष रह जाते हैं। इस तरह से शेष बचा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, पादप भस्म कहलाता है। इसका एनालिसिस करके ज्ञात कर लिया जाता है कि जो पौधा लिया था उसमें किस जो पोषक जो तत्व है उसकी कमी है और किसकी अधिकता, पहली बात, ठीक है। दूसरी जो विधि है समझ में आ गई होगी, ज्यादा कठिन नहीं है कुछ भी ऐसा, ये लाइन आपको याद रखनी, ठीक है। लिखने के लिए मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप घबराए मत, बस आप सिर्फ पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि आप सब हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। मुझे तो बड़ी याद आती है आप सबकी, क्योंकि क्लास जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग, हमारी जो 12th की जो क्लास थी वो बड़ी अच्छी क्लास थी, और उसमें सभी बच्चे जो थे वो बिल्कुल फोकस और इंटेलिजेंट थे, सभी फोकस, यानी कि उनका जो कंसंट्रेशन था वो बहुत ही शार्प था। सभी बच्चे पढ़ने से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित बातें करते थे, और ये चीज़ें मुझे प्रभावित करती थी, बहुत अच्छा लगता था, अब भी करता है। और आप सभी आई होप, मुझे लगता है कि आप अपने घर भी अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे, और मेरा जो विश्वास है उसे कायम रखें, ठीक है। तो अपना मेरा जो विश्वास है उसे बनाए रखना, और अपने घर जो है वो लगातार मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना। दूसरी जो विधि है वो है बालू संवर्ध प्रयोग। दूसरी विधि क्या है, बालू संवर्ध प्रयोग। ये भी कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर हमारे पास बालू रेत होगा, ठीक है, हम यहाँ पर क्या लेंगे, बालू रेत लेंगे। अब इस बालू रेत को क्या किया जाता है, डियर स्टूडेंट, इस बालू रेत को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl अम्ल में धो लिया जाता है, जो भी लेते हैं उसे HCl अम्ल से धो देते हैं। धो दिया आपने, शेष जो बालू बच गया वो क्या कहलाता है, धो दिया आपने। अब इसमें कोई खनिज नहीं होता है, समझ गए। HCl से धोने के कारण बालू जो होता है वो खनिज रहित हो जाता है,
कैसा हो गया, खनिज रहित। अब इसमें कोई खनिज पदार्थ उपस्थित नहीं है, समझ गए। अब इसमें क्या किया जाता है, अब तो आप आगे समझ ही गए होंगे कि अब इसमें तो कोई खनिज नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें खनिज पोषक तत्व डालें। मान लीजिए कि एक पादप को सोच के देखिए, ठीक है, आंकड़े फैक्ट बताऊंगा, सोचना आपको। वो क्या है कि एक पौधे को आवश्यकता के लिए, अपनी पोषणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 17 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है, 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं। वैसे तो तत्व बहुत सारे हैं, लगभग अज्ञात तत्वों की अगर बात करें तो 105 या 108 जो तत्व होते हैं उनको ज्ञात माना जाता है, ठीक है। और 90 तक जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। बाद में यूरेनियम के पश्चात आने वाले जो होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, वो मानव निर्मित बताए जाते हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 17 तत्व ही पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक ऐसा रेत है जिसमें कोई खनिज तत्व उपस्थित नहीं। एक पौधे को अपने पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, उसे आवश्यकता होती है 17 तत्व। मान लीजिए इस बालू रेत में हमने कितने मिला दिए, 16 तत्व मिला दिए। कितने मिला दिए, 16 तत्व इसके अंदर हमने मिला दिए। और एक तत्व लैस कर दिया, और लैस जो किया था वो था जिंक। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, आप फॉस्फेट ले सकते हैं, क्लोराइड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। कितने तत्व, 16 तत्व जो थे वो दिए, 17 की आवश्यकता थी, एक कम रख दिया, कौन सा, जिंक। तो बताइए मुझे कि पादप जब बड़ा होगा तो उसमें जिंक के लक्षण नजर आएंगे या नहीं, जिंक की कमी के, कन्फर्म है। क्यों, क्योंकि जिंक तो उसे दिया ही नहीं गया, समझ गए। एक ऐसी मिट्टी में हमने उसे उगा दिया जिस मिट्टी में जिंक बिल्कुल नहीं था, कमी ही नहीं, जिसमें जिंक बिल्कुल ही नहीं था। अब पौधे पर जिंक के प्रभाव के जो भी लक्षण आपको नजर आएंगे, उसकी पत्तियां पीली पड़ती हैं, हो सकता है कि उसकी सिराएं नीली पड़ जाती हैं, फल छोटे रह जाते हैं। जो भी सिम्टम आपको नजर आएंगे उन सिम्टम को आप नोट कर लेंगे, वो कमी के जो लक्षण है वो आप नोट कर लेंगे और बताएंगे कि इसके अंदर किसकी कमी है, जिंक की कमी है। क्योंकि हमें तो पहले ही पता था, हमें तो सिर्फ लक्षण ही तो देखने थे। समझ में आ गया जो मैं कह रहा हूं। अब इसी तरह से और धीरे धीरे सभी तत्वों का प्रयोग करते रहते हैं, किसी एक को कम रख के, ठीक है, किसी एक को कम रख के, और क्या करते हैं, अलग अलग पौधे उगाए जाते हैं बहुत सारे। कुछ ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जिनमें सारे पोषक तत्व देते हैं, ठीक है। कोई कमी वाले उगाए जाते हैं, किसी में एक पोषक तत्व की अधिकता कर दी जाती है, उसके लक्षण देखे जाते हैं। तो इस तरह से बादू समर प्रयोग जो होता है वो लागू होता है, ठीक है। कोई खास नहीं है, बस आपको क्या करना है, रेत को HCl से धोना है, और पोषक तत्वों में कुछ में कमी, कुछ में अधिकता, एक की बजाय दो की बजाय 3 की भी रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सिम्टम जो ऐसे होते हैं जो कि कई के कॉमन हो सकते हैं, जैसे पत्तियां पीली पड़ना, NPK तीनों का लक्षण है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों का होता है। तो इस तरह से तीनों की एक साथ कमी, एक साथ अधिकता, इस तरह से बहुत सारे तरीके के क्या किए जाते हैं, प्रयोग कर लिए जाते हैं। समझ गए मेरी बात, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप? गर्दन हिला दिया अगर, मुझे पता है कि आप कब समझते हैं। मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब आप कक्षा 11 में पढ़ते थे, ठीक है, और मैं पढ़ाता रहता, कुछ बच्चों का मुंह ऐसे खुला रहता, मुझे लगता था कि इस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मुंह बंद कीजिए अपना और गौर से सुनते रहिए। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, मुंह खुला हुआ नहीं, मक्खी भी हो जाएगी। तो ये थे अध्ययन की 2 विधियां, ठीक है। दोनों के बारे में जो भी आपको लिखना है वो आपको नोट्स में तैयार मिल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समझा मैंने दिया है, इससे अच्छा और कोई नहीं समझा सकता जैसे मैंने बताया, क्योंकि कोई दूसरा तरीका है नहीं इस चीज को समझाने का। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, टॉपिक जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है पाठ का, वो है पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व। पौधे के अनिवार्य पोषक तत्व, पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व, ठीक है। पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? एक जो पौधा होता है उसमें जो किन की आवश्यकता होती है, किन की नहीं होती। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि
टोटल कितने ज्ञात तत्व हैं? टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? ज्ञात तत्व तो हम मान ले 108 ज्ञात तत्व, ठीक है। कितने हैं? 108 ज्ञात तत्व हैं। इनमें से ज्ञात 108 तत्वों में से ज्ञात 108 तत्वों में से 60 तत्व पौधों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, 60 पाए जाते हैं पौधों। 108 तत्वों में से 60 तत्व पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 60 के 60 आवश्यक नहीं होते, ध्यान तो यही रखना है बस। इन 60 तत्वों में से पौधों के लिए 17 तत्व आवश्यक होते हैं। कितने होते हैं? 17 तत्व आवश्यक होते हैं। ये लाइन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, याद रख लो इस लाइन को। टोटल 100 तत्व धरती को, ठीक है, जिनमें से 60 जो होते हैं वो पौधों में पाए जाते हैं। लेकिन 60 में से भी केवल 17 ही क्या होते हैं? उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। बाकी जो शेष बच गए, कितने बच गए? जितने भी बच गए, गणित तो आपकी अच्छी है, ठीक है, वो सभी अनावश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। पौधे के लिए वो आवश्यक नहीं होते, ठीक है। आगे आप क्या लिखेंगे? वो क्या लिखेंगे कि 17 जो पोषक तत्व जो है, इन 17 पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, 17 तत्वों को पौधे में उपस्थित जो 17 पोषक तत्व हैं, उनको 17 पोषक तत्वों को पौधे में उपस्थित उनकी मात्रा के आधार पर, ये ध्यान रखना, ये लाइन क्वांटिटी, ठीक है, उनकी मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 2 भाग बनाए गए हैं, समझ रहे हो आप? अब उन भागों की अगर हम बात करें तो यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। दो भागों में बांटा गया है, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? यहां आपको बोर्ड पे नजर आएंगे। पहले हैं वृत्त पोषक तत्व और दूसरे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। पहले कौन से हैं? वृत्त पोषक तत्व, मात्रा के आधार पर पोषक तत्व, और दूसरे कौन से हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। वृत्त पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, 2 भाग हो गए, वृत्त पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब जो वृत्त जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो तत्व है 17 में से, कितने में से? 17 तत्वों को बांटा गया है। ये ध्यान रखना इस चीज को। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये सभी के सभी कैसे होते हैं? ये सभी के सभी डियर स्टूडेंट वृत्त पोषक तत्व होते हैं। अब दूसरे आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं वो जो शेष बच गए, कौन कौन से?
फेरम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान और क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकेल, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और निकेल। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। गुड, समझ गए? तो ये हो गए टोटल 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 8 17, शायद 9 और 8 17 ही होते हैं जहां तक मेरी गणित है। आपकी कुछ अलग हो तो मुझे नहीं पता। तो 9 जो पोषक तत्व है कौन कौन से? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये तो वृत्त पोषक तत्व कहलाते हैं। और जबकि सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उनमें लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और निकेल शामिल है। ठीक है, अब इनकी परिभाषा की बात करते हैं हम कि वृत्त पोषक तत्व किसे कहा जाता है और सूक्ष्म पोषक तत्व किन्हें कहा जाता है। वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम हो। ठीक है, क्या परिभाषा होगी? वे पोषक तत्व, ध्यान रखना, वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में, शुष्क भार तो ज्ञात कर ही लिया था हमने पहले, जो शुष्क भाग होता है उसको तोलकर शुष्क भार ज्ञात कर लेते हैं। वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम, कितनी? 1 से 10 मिलीग्राम हो। वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, वो वृत्त पोषक तत्व कहलाते हैं। समझ गए? सूक्ष्म पोषक तत्वों की आप परिभाषा अपने आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कि वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में कितनी हो? शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम हो। ठीक है, कितनी? 1 मिलीग्राम से कम। 1 मिलीग्राम से अगर कम है तो डियर स्टूडेंट वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। समझ गए? वृत्त पोषक तत्व भी होते हैं जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम हो, या इससे थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, 1 या 10 के बीच में हो। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, किसी की 3 4 5 6 7 8। ओके, तो वो क्या कहलाते हैं? वृत्त पोषक तत्व कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखना, परिभाषा आपको अच्छी तरह से पता ही लग गई। तो ये हो गए पौधे में रहने वाले पोषक तत्वों को हमने 2 श्रेणियों में बांट दिया उनकी मात्रा के आधार पर। लेकिन अभी तो बेटा मात्रा के आधार पर ही बांटा है, कुछ और भी हम आधार लेंगे जिनके आधार संचरणशील तत्व भी लिखेंगे, कुछ असंचरणशील तत्व भी होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें जो है वो कल के वीडियो में हम पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।